हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो इन्फोसिस को मैंने आज कुछ बाय किए हैं क्वांटिटी में। तो इन बिटवीन दोज रेंज आई आल्सो बॉट द शेयर बिकॉज फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ये काफ़ी फैंटास्टिकली फंडामेंटली ड्रिवन शेयर है। रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो एक लार्जर टाइम फ्रेम पे, यानी कि अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देखो तो स्टॉक जो है वो एक अप ट्रेंड जोन पर है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी क्लियर अप ट्रेंड इन दिस पर्टिकुलर शेयर। तो नाउ अगर मैं यहाँ पर अप ट्रेंड की बात करता हूँ तो जो अप ट्रेंड है यहाँ पर वो ये देयर इज अ बॉटम रिसेंटली ऑन द 2023 मार्केट मेड फर्दर बॉटम, और इस जो अपसाइड मोमेंटम था मार्केट ने 0.5% ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ पर बॉटम को बनाए थे। आई थिंक नेक्स्ट 18th ऑफ अप्रैल इसके रिजल्ट है, तो डेफिनेटली बिफोर दैट अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रेंड को कंसिडर करें तो एक अप ट्रेंड लग रहा है अभी भी। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट, ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट, ये कभी ना कभी आपको एक ब्लाइंड फेथ आपको नहीं आना चाहिए उस पर कि मुझे रिजल्ट्स के पहले मैंने बाई किए हैं तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा और शेयर जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा। ऐसे सोच के साथ ट्रेड हमेशा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं स्टॉक टाइम टू टाइम करेक्शंस देते रहते हैं, एंड each and every time when the stock gives correction, if you keep on exiting from the stock when you are investing into it, ये आपको सही तरीके से रिवॉर्डिंग नहीं कर सकता। तो अगर मैं पर्टिकुलर ये मेंटेन करके देखूं कि मार्केट यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट किया था, साथ ही साथ टेक्निकली अगर मैं देखूं देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन, देयर इज अनदर इनसाइड बार फॉर्मेशन प्रेजेंट। तो ये दोनों इनसाइड बार फॉर्मेशन के मार्केट में जो रेजिस्टेंस था मंथली चार्ट पे, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब अगर मैं एज अ टेम्पोररीली यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ की। लेट्स ड्रॉ इट इन द अदर कलर, तो आपको समझ में यहाँ पर क्लियरली दिखेगा। सी दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। बैकग्राउंड्स को हटा देते हैं तो आपको क्लियर तरीके से ये चार्ट दिख जाएगा। सो इफ यू सी, ये जो लेवल है ये कौन से लेवल है, अगर आप देखें 0.5 के जो नंबर है वो है 1569.6, उसके नीचे सपोर्ट जो है वो है 1478। नाउ if I see there is a support is trying to form in this particular share, तो सपोर्ट बना रहा है यहाँ पर, एंड एक कंटिन्यूअस मोमेंटम मार्केट यहाँ पे दिए हैं। एक और फिबोनाची ड्रॉ करना जरूरी है टू गेट द करंट मोमेंटम। ये जो फिबोनाची है ये एस्टेब्लिश ट्रेंड पे फिबोनाची नहीं है, ये एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड पे फिबोनाची है जो हमें नंबर दिखा रहा है 1459। तो रिमेंबर द नंबर 1459, एंड इफ द मार्केट keep on stay below this level, sorry, above this level, we can expect the price will sustain and it could go beyond the 2000 level of the number. So यहाँ तक मेरे टेक्निकल एनालिसिस मैंने डिस्कस किए। मैं इस वीडियो को थोड़े और डिटेल में बनाऊंगा। जस्ट लेट द मार्केट क्लोज, आई जस्ट नीड टू टेक सम लास्ट मोमेंट ऑप्शन राइटिंग position in the 1 minute, and then I will continue the video. Okay, so I'm pausing it right here. So चलिए हम लोग इन्फोसिस के फंडामेंटल को थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर रेशियोज वगैरह है, यहाँ पर अगर आप रेशियोज को देखेंगे तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो ये है, कंपनी के पास जो प्लेज है, मतलब कंपनी अपने शेयर्स को लोन के कोलेटरल के
तहत यूज़ नहीं कर रहा है। तो ये बहुत एक अच्छी बात होते हैं। दूसरी बात जो बहुत ख़ास होते हैं वो ये है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो व्हिच इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो गए, बाकी के जितने भी रेशियोज़ हैं वो हम लोग ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सो वी विल नॉट री-डिस्कस द सेम। तो यहाँ पर चलिए आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को आपको समझाने की कोशिश करूँ तो कैश फ्लो को देख के आपको एक कंपनी को चलाते हैं, डेफिनेटली देयर आर मैनेजमेंट बिहाइंड द कंपनी, बट कैश इज द मेन ऑयल ऑफ एनी कंपनी। वो कैश किस तरीके से इन हो रहे हैं, कैश किस तरीके से आउट हो रहे हैं, कैश किस तरीके से यूज हो रहे हैं, वो थोड़े समझना कभी कभार टिपिकल हो जाते हैं, मतलब कभी कभार वो समझना हमारे लिए थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। बट कोशिश करेंगे कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हुए हम लोग क्या डिसाइड करें। तो पहले जो फर्स्ट यहाँ पर रो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यूजुअल केसेस में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये होते हैं कि कंपनी का जो कोर बिजनेस, मतलब जो मेन बिजनेस है, वो बिजनेस से किस तरीके से कमा रहा है, किस तरीके से इनकम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ऑब्जर्व करूँ तो डेफिनेटली द नंबर्स आर ग्रोइंग। तो 2012 से लेकर अगर हम 2023 के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखते हैं तो ये 6,500 करोड़ से लेकर 22,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो आपको मुझे क्या लगना चाहिए, अगर कंपनी की जो कोर बिजनेस है वो 6,000 करोड़ से लेकर 22,000 करोड़ तक पहुंच रहा है इन दिस 10 ईयर, तो क्या वो कंपनी अच्छा है या फिर खराब है? आप खुद से समझ सकते हो, द कंपनी इज डूइंग फैंटास्टिक, ओके। और जैसे कि ये बिगर नंबर है, मतलब आईटी सेक्टर में ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है लिस्टेड, तो डेफिनेटली आफ्टर द टीसीएस anyone if you ask who is the largest company, this is the Infosys। तो डेफिनेटली अब बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है कंपनी। 6,000, 7, 9, एक डिप आया था छोटा 8,000, देन 10, 11, 13, 14, 17, 23, 23 और छोटा सा एक डिप आया है विच इज वेरी माइनर। अब दूसरा जो यहाँ पर चीजें हैं वो आते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के मतलब क्या होते हैं? मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं, वो पैसे को आप चाहो कि वो कहाँ पर आप इन्वेस्ट करें, लाइक अपार्ट फ्रॉम योर कोर बिजनेस, लाइक आप एक जॉब करते हो एंड आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं एज अ सेल। क्या वो आप उसको आइडल बैंक में रखते हो या फिर उस पैसों से आइदर आप कुछ म्यूचुअल फंड बाई किए, आपने कुछ और रेंटल शॉप्स पे उसको इन्वेस्ट कर दिए जहाँ से आपका एक मंथली रेंटल आए, या फिर आप उस पैसों को कहीं पर और तरीके से इन्वेस्ट कर दिए डायरेक्ट स्टॉक्स में, या फिर आपने थोड़े बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग किए राइटिंग पे, या आपसे आपके थोड़े बहुत छोटे मोटे 0.5%, 1% के ROI निकल के आए। सो दिस इज व्हाट द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर्स को रीड करने के तरीके होते हैं, ये हमें क्रेडिट डेबिट में कन्वर्ट करना, अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो वो ज्यादा बेहतर हो। अब यहाँ पर जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने पैसों को निकाल कर इन्वेस्ट होता है। तो डेफिनेटली एक कंपनी जब अपने पैसों को आइडल रखे बगैर उसको निकाल कर इन्वेस्ट करते हैं, ये कंपनी के ग्रोथ को दिखाते हैं। तो हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कंपनी अपने पैसों को रिटर्न मतलब इन्वेस्ट करके वहां से कितना रिटर्न ला रहा है। डेफिनेटली वो हम लोग बैलेंस शीट पे चेक करेंगे, बट फिलहाल जो इस पर्टिकुलर जगह पर हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं
क्या ये ग्रोथ इंडिकेटर है या फिर नहीं। तो सिंपल टर्म में अगर हम लोग देखें तो कंपनी एक ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है, मतलब अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली दिस इज अ साइन दैट कंपनी इज अर्लियर फोकसिंग ऑन ग्रोथ, और ये आगे भी ग्रोथ पर फोकस करेगी। ठीक है, तो अगर आप इसके नंबर्स पे ध्यान देंगे तो व्हाट द नंबर्स आर से, तो डेफिनेटली ये जो नंबर्स है फिलहाल माइनस 1071 करोड़ है, मतलब कि अपने इन्वेस्टमेंट को पिछले टाइम से थोड़ा कम किए हैं। इसके कोई रीज़न होगा कि वो अब कुछ डिफेंसिव खेल रहे हैं वगैरह वगैरह, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट वेरी डीप। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग जो हम लोग देखेंगे वो है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्ट। सो ये इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अगर आप समझ जाए तो ये कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए समझ सकते हो कि क्या ये कंपनी ग्रोथ रिलेटेड है, क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू करते हैं और रिलेटेड। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर देखें फिनेंसिंग एक्टिविटी पर, तो ये फिनेंसिंग एक्टिविटी जो कंपनी के बारे में बोलते हैं वो ये है कि आपके एक जॉब है, इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, उसके बाद आपने एक और सेकंड टाइम पे आपके जो भी आपके पास टाइम बचते हैं और आप चाहते हो कि मैं एक बिजनेस करूं ना, वो बिजनेस के लिए जो फाइनेंस आ रहे हैं आपके पास, या फिर मैं जो जॉब के बारे में बोल रहा था वो जॉब को आप एक बिजनेस की तरफ तरीके से देखें और ये देखो कि जो आपके कोर बिजनेस है वहां पर आपकी जो फाइनेंसिंग है, आप पैसे कहाँ से ला रहे हो, क्या आप बैंक से ला रहे हो, क्या आप किसी प्राइवेट जो भी ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ से ला रहे हो, या फिर आप मार्केट में आपके जो शेयर्स है वो डाल के आप पब्लिक से पैसे ला रहे हो जैसे कि ये कंपनी कर रहा है। तो डेफिनेटली अपने फंड राइज या फिर फंड रेज जो है वो दिखाते हैं। दूसरा, जो कंपनी अपने शेयर्स को क्या बाईबैक कर रहे हैं या फिर आप किस तरीके से डिविडेंड को पे कर रहे हो कि जो भी शेयर होल्डर्स है। तो डेफिनेटली डिविडेंड की बात अगर करें तो दिस कंपनी आई थिंक इन्फोसिस करीबन 650% के आसपास जो इनकी बुक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो डिविडेंड देते हैं, कि एक शेयर के पीछे 35-36 रुपीज़ के आसपास वो डिविडेंड देते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें द कंपनी इज डूइंग ग्रेट। नेक्स्ट, ये जो नंबर्स है तो शेयर्स कंपनी जो है अपने होल्डर्स को काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स देते हैं। तो पैसे हाँ यहाँ पर भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अगर आप ये फोकस करो डिविडेंड पेड 2000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000, 13000, 9000, 9000, मतलब कंपनी से जो पैसे निकाल रहे हैं ये डिविडेंड के रूप में आपके शेयर होल्डर्स तक पहुंच रहा है, विच इज फैंटास्टिक। ओके, बट हाँ एक बात हमेशा याद रखना है, कंपनी डिविडेंड्स जब पे करते हैं अगर वो रेगुलर है, जैसे कि इन्फोसिस के लिए डिविडेंड जो है वो रेगुलर पेड हो रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई भी कहीं पर भी देखो अचानक से उन्होंने डिविडेंड्स पे कर दिए या फिर वो डिविडेंड्स पे ही नहीं कर रहा है, दे ही नहीं रहा है, बट उसी हिसाब से कंपनी अपने शेयर्स पे ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है, दैट विल बी अ साइन ऑफ, मतलब वो एक चिंता करने की विषय। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आएगा। नाउ नेट कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो ओवरऑल कैश पोजीशन को ये दिखाते हैं, मतलब किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, और पिछले सालों में ये कितने पैसे कहाँ से इन्वेस्ट किए हैं, कहाँ से फाइनेंस किए हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो दैट we need to always look at the net cash। तो इस पर्टिकुलर जो नेट कैश फ्लो है
वहाँ पर अगर हम देखें कंपनी जो है इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल बेस्ड कंपनी। देन जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इट वाज शोइंग अस कि अपनी ग्रोथ पे मतलब फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये प्रिपेयर है। साथ ही साथ अगर हम डिविडेंड पे आउट को देखते हैं दैट मीन्स दे केयर फॉर देयर शेयर विच इज अ साइन ऑफ ब्लू चिप कंपनीज लाइक द रिलायंस जो अपने शेयर होल्डर्स को वैल्यू करना जानते हैं। डिविडेंड्स के रूप पर वो अपने शेयर होल्डर्स को एक रेगुलर बैंक क्रेडिट भी देते हैं। साथ ही साथ जो मेन उनके पैसे हैं उसको भी ये लगातार तरीके से ग्रोथ दे रहा है विच इज अ साइन ऑफ अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए कोई स्टॉक अगर अच्छा है तो वो ये सब साइन देते रहते। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कंपनी इज डूइंग ग्रेट एंड जो मैनेजमेंट है कंपनी के वो एफिशिएंट मैनेजमेंट है। साथ ही साथ एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कंपनी के पास होते हैं विच इज अ स्टेबल फाइनेंसिंग। So overall in this period we can see those things are quite good. तो इसके ऊपर अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करोगे तो अर्निंग पर शेयर अगर कंपनी में ग्रोइंग है विच इंडिकेट द फैंटास्टिक थिंग जो कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। क्वार्टरली वाइज अगर हम देखें तो स्टेबल है जो 2020 से लेकर 2023 में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं है बट इट इज़ क्वाइट स्टेबल। उसी चीज़ को अगर आप ओवरऑल देखेंगे अर्निंग पर शेयर को ईयरली बेसिस पे तो आपको पता चलेगा 18 से लेकर 58 तक मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर को ना देखते हुए ईयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे was fantastic. So in my opinion the company is doing great and this is a company जहाँ पर आप आपके नेक्स्ट जनरेशन वेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। Why I am talking about the next generation wealth? क्योंकि अगर मैं यहाँ से मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ तो मान लो यहाँ से मार्केट 15% तक आराम से चला जाएगा बट आफ्टर दैट इवन द कंपनी इज ऑन अप टू हियर 30% तक चला जाएगा। आपके अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है इफ यू एग्जिट योर मनी फ्रॉम हियर 30,000 1 लाख में what actually you will do with the 30,000? But if you hold the company for the 10 years, 15 years, the return will be multifold. Like here अगर आप देखेंगे तो लास्ट 10 साल के जो CAGR है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो है 14%। ये एक बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ होते हैं। अगर आप 10 साल के चार्ट को देखेंगे यहाँ पर अब है यहाँ हमारे पास 2024। अगर आप 2014 के मार्केट को देखेंगे उस वक्त के प्राइस जो था 300-350 रुपए के आसपास प्राइस था। वहाँ से लेकर अभी तक की जो मार्केट ग्रोथ है इट वाज अराउंड 281%। तो ओवरऑल अगर आप शेयर मूवमेंट्स को देखेंगे तो ये अभी भी अंडर वैल्यूएशन पे है एज पर द फंडामेंटल डेटा एंड दिस stock have potential to grow. Definitely, they are going to make history in the next 10 to 15 years. And if you believe in the country's growth, you can definitely just keep an eye on the results. You can believe in yourself, believe in the company, and definitely you have to try a bit of luck. So that's it for today as of now from my end and I will get back to you in the next. Bye.